बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज हम लोग एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक आप लोगों के इस कोर्स का यानी फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स 2A, जिसका कोर्स कोड फार्म 509 है, ये इसका लास्ट टॉपिक है। इस कोर्स के जितने भी कंटेंट या आउटलाइंस हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं और एनसेड और डी मार्ट्स और अब बायोलॉजिकल थेरेपीज़ के बाद ये जो गाउट का टॉपिक है, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर कोर्स। ओके बच्चों, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कुछ फिगर्स डाली हुई हैं जो कि गाउट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप देखिए कि ये क्या कंडीशन हो चुकी है। हैंड्स के जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर किस तरह की डेपोजिशन हो रही है गाउट में यूरिक एसिड की। ठीक है, ये जॉइंट्स हैं, आप देखें कि यहाँ पर ये यूरिक एसिड क्रिस्टल मेंशन किया हुआ है। ये यहाँ पर गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड विद इन द जॉइंट्स। ओके, इन फिगर्स को आपको बहुत अच्छा उस वक्त समझ आएगा अभी जब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज़ गाउट। सबसे पहले तो हमें जनरली कहते हैं कि गाउट इज़ द किंग ऑफ डिजीज़ एंड द डिजीज़ ऑफ किंग्स, क्योंकि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके वजह से आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एंड मोस्टली किंग्स को भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते थे, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि गाउट इज़ द किंग ऑफ डिजीज़ बिकॉज इट कैन लीड टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज़, many type of the manifestations, and this is also the disease of kings. Okay, अब सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गाउट है क्या। गाउट, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गाउट एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। दिस इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, मेटाबॉलिज़्म के जो मेटाबॉलिज़्म में अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, ऐसा डिसऑर्डर जो कि मेटाबॉलिज़्म के डिस्टरबेंस या मेटाबॉलिज़्म के डिस्टरबेंस के नतीजे में या उनमें प्रॉब्लम्स की नतीजे में मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से बनता है, तो उसको मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं। और इसमें रिकरेंट एपिसोड्स होती हैं एक्यूट आर्थराइटिस की। ख़ास बात यह है कि मोनोसोडियम यूरेट जो है वो जॉइंट्स में और कार्टिलेजेस में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड रीनल कैलकुलाई टॉफ़ी एंड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में ऑल्सो अगर ये आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गाउट हैं और ये क्या हैं, ये इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये क्या है। इस वक्त ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गाउट एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें बेसिकली मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जॉइंट में डिपॉजिट होना शुरू होते हैं जो बाद में जाके कार्टिलेजेस को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि अभी हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। रिस्क फैक्टर्स वही हैं, ओबेसिटी, एक्सेसिव वेट गेन, मॉडरेट टू हैवी अल्कोहल इंटेक। अल्कोहल इंटेक का बहुत रोल है इसमें, हाई ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल किडनी फंक्शंस, ल्यूकेमियाज, लिम्फोमास, हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर, ट्रॉमा एज वेल एज सर्जरी कुड बी द रिस्क फैक्टर्स ऑफ गाउट। ठीक है बच्चों, ये तमाम के तमाम रिस्क फैक्टर्स हैं। अब देखो, गाउट एक्चुअली एसोसिएटेड है हाइपर यूरिसीमिया से। अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गाउट इज एसोसिएटेड यूजुअली विद हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया मीन्स हाई सीरम लेवल ऑफ यूरिक एसिड। हम कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, हाई लेवल ऑफ द ग्लूकोज, हाइपर नेट्रीमिया, हाई लेवल ऑफ सोडियम, हाइपर कैल्सीमिया, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। तो हाइपर यूरिसीमिया, हाई लेवल्स ऑफ द यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड क्या है? एक पुअर सॉल्युबल सब्सटेंस है, दैट इज द मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमारी बॉडी में एक प्यूरिन और पायरिमिडीन, दो टाइप्स के जो न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं वो मौजूद हैं। और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का जो मेजर एंड प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। और यूरिक एसिड याद रखें कि एक पुअरली सॉल्युबल सब्सटेंस है, सॉल्युबल नहीं होता है। दूसरे जो अगर हम मैमल्स की बात करें उनमें एक एंजाइम मौजूद होता है यूरिकेस के नाम से।
और ये यूरिकेस एज द नेम इंडिकेट एक्ट्स ऑन द यूरिक एसिड और इसको कन्वर्ट कर देता है एलेंटोइन में, और एलेंटोइन एक सॉल्युबल सब्सटेंस होता है। इस तरह वो इजीली, देखो यूरिन के अंदर वो चीज़ें पास आउट होंगी या यूरिन से वो चीज़ें एक्सक्रीट आउट होंगी जो जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होंगी, बिकॉज उसका मेजर कंटेंट वाटर होता है। अब ये वाला जो एंजाइम है यानी यूरिकेस जो एंजाइम है, दिस इज एब्सेंट इन ह्यूमंस। इसकी वजह से ये यूरिक एसिड आगे कन्वर्ट नहीं होता है और ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट यहीं पर रहता है, ठीक है। While clinical gouty episodes are associated with hyperuricemia, most individuals with hyperuricemia may never develop a clinical event from urate crystal deposition, ठीक है। यानी इस बात का मतलब ये है कि देखो हाइपरयूरिसीमिया रीज़न है गाउट का, क्रिस्टल्स की डेपोजिशन का, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं कि उनको अगर हाइपरयूरिसीमिया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनको गाउट होगा, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल को गाउट है, देयर मस्ट बी हाइपरयूरिसीमिया। हाइपरयूरिसीमिया होगा तो गाउट होगा, उसके बगैर तो गाउट नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपरयूरिसीमिया है तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि उसको गाउट भी हो, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो गाउट का मतलब ये है कि वो यूरिक एसिड जब डिपॉजिट होने लगेगा ज्वाइंट्स में यूरेट की फॉर्म में, मोनोसोडियम यूरेट की फॉर्म में, तो फिर वो यानी सोडियम के साथ रिएक्शन कर जाता है और यूरिक एसिड सोडियम के साथ मिलकर मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बना लेता है, तो फिर वो कंडीशन गाउट कहलाएगी। लेकिन अगर यूरिक एसिड के लेवल्स ऑलरेडी बॉडी में हाई हैं, किसी भी इंडिविजुअल के किसी भी रीज़न की वजह से, समटाइम किडनी का कोई प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से हो सकते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसको गाउट भी है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को गाउट है तो ये ज़रूरी है कि उसको हाइपरयूरिसीमिया होगा, तभी तो उसको गाउट हो रहा है ना, यूरिक एसिड के लेवल्स हाई थे तभी तो, वरना कैसे होगा, ठीक है। अब आप देखें कि हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं गाउट को, एक्यूट में और क्रॉनिक में। एक्यूट जो सडन होता है, पेनफुल कंडीशन है, बहुत पेनफुल होता है, यूजुअली वन जॉइंट इन्वॉल्व होता है। क्रॉनिक गाउट रिपीटेड एपिसोड्स होती हैं पेन और इन्फ्लेमेशन की, और इसमें एक से ज़्यादा जॉइंट भी अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेचर ऑफ गाउट की अगर हम बात करें तो ये एक क्रॉनिक हेट्रोजेनस डिसऑर्डर है, यूरेट मेटाबॉलिज्म का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हमने बात की। रिजल्ट्स इन डेपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल इन जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यूज विद accompanying inflammation and degenerative consequences. Most common form of inflammatory joint disease in men aged greater than 40 years, and disorder can be progressive through 4 stages if under treated. फर्स्ट स्टेज क्या होगी, एसिम्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया, सेकंड अक्यूट गाउट, थर्ड इंटर क्रिटिकल गाउट, और फोर्थ जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की हो जाती है, क्रॉनिक टोफेशियस गाउट। ये 4 स्टेजेस में ये प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, जैसा कि आई ऑलवेज से इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, इसकी बेसिस पे आप थेरेपी, ड्रग्स के मैकेनिज्म, डिजीज़ की इटियोलॉजी इसको बहुत अच्छा सा समझ सकते हैं, ठीक है। तो deposition of urate crystal initiate an inflammatory process involving the infiltration of granulocyte that phagocytize the urate crystal. The causes of hyperuricemia is an imbalance between overproduction of uric acid and or inability of patient to excrete via renal elimination. देखो मसला क्या होता है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो यूरिक एसिड की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, या फिर जो उसका एक्सक्रीशन है, फॉर एग्जांपल कोई किडनी डिजीज़ है, कोई और इशू है, किडनी का यूजुअली मसला होता है और यूरिक एसिड प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या होगा कि जो बैलेंस है बिटवीन प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से फिर यूरिक एसिड बहुत एक्सेस क्वांटिटी में, यानी आपके नॉर्मल जो सीरम लेवल होता है 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उससे अगर ज़्यादा हो रहा है, फिर आपकी ब्लड में रुक रहा है, तो फिर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और वो कंडीशन फिर गाउट की तरफ ले जाती है, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली ये जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होना शुरू होते हैं उस वक्त ये एक इन्फ्लेमेटरी, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर इन्फ्लेमेशन और पेन और आगे बहुत सीवियर पेन भी होने लगता है। ये मैं आपको अभी एक फिगर से दिखाती हूँ जो कि लिपिनकॉट में मौजूद है, अभी मैं समझाती हूँ, आप पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पर
देखो, अच्छा, बहुत सारी जगहों पर आपको 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो यूरिक एसिड का लेवल मिलेगा कि अगर इससे ज़्यादा है तो वो हाइपर यूरिसीमिया है। लेकिन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट हाइपर यूरिसीमिया हम तो ही कंसीडर करते हैं अगर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी प्लाज्मा में यूरिक एसिड का लेवल अगर बढ़ जा रहा है ना, तो फिर हम उसको हाइपर यूरिसीमिया कंडीशन को उस कंडीशन को हाइपर यूरिसीमिया ही ट्रीट करेंगे। अब हाइपर यूरिसीमिया में आप देखें कि ये आप डाइट्री प्यूरिन्स ले रहे हैं, यहाँ से भी यूरेट बन रहा है। जो बॉडी में एंडोजेनस प्यूरिन सिंथेसिस हो रही है उसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट भी यूरेट है। ठीक है, या तो ओवर प्रोडक्शन हो रही है या अंडर एक्सक्रीशन हो रही है। तो हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा अगर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा यूरिक एसिड का लेवल है। ठीक है, एज ए रिजल्ट होगा क्या? एज ए रिजल्ट क्या होगा कि साइलेंट टिश्यू डेपोजिशन हो सकती है, गाउट हो सकता है, रीनल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, एसोसिएटेड कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, एंड इट कुड आल्सो लीड्स टू मॉर्टेलिटी। यही वजह है कि हमने कहा कि गाउट जो है दैट इज़ द किंग ऑफ द डिजीजेस, दैट वाज द रीज़न। ठीक है, तो ये हाइपर यूरिसीमिया के रीजंस, ये तमाम कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और आप ये देखो कि यूरिक एसिड फॉर एग्जांपल, अब ये पैथोफिजियोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, आपके बॉडी में बढ़ गया यानी ब्लड में यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई, ब्लड में सोडियम मौजूद है, सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये बेसिकली क्या बना लेगा, मैं बच्चों ज़रा कलर चेंज कर लूँ, यहाँ रेड ले लेते हैं, रिएक्ट विथ सोडियम एंड इट विल मेक सोडियम क्रिस्टल्स। ठीक है, जो मोनोसोडियम क्रिस्टल्स की मैंने बात की है ना, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बन जाएंगे और ये डिपॉजिट होंगे सॉफ्ट टिश्यू और जॉइंट्स में, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन होगी ग्रेन्यूलोसाइट्स की, जो कि इन यूरेट क्रिस्टल्स को यानी ग्रेन्यूलोसाइट इनफिल्ट्रेट होने लगेंगे, रिलीज होने लगेंगे और ब्लड में से मूव करने लगेंगे उस एरिया में, टुवर्ड्स दैट एरिया, और यूरेट क्रिस्टल को, वो जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है उसको फेगोसाइटोज करेंगे, जिसके नतीजे में फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, फ्री रेडिकल फिर टिश्यू को डैमेज करेंगे, अगेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज होंगे, वो लैक्टिक एसिड को रिलीज करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लाइसोसोमल एंजाइम है ये रिलीज होके आपके जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट्स करेंगे। ये देखिए, ठीक है, और मोर प्रेसिपिटेशन होगी यूरिक एसिड की जब लैक्टिक एसिड आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये साइट्स पर कुछ ड्रग्स मेंशन है कि किन किन स्टेजेस पर ये काम कर रही हैं। जैसे कॉल्चिसिन है, ये फ्री रेडिकल डैमेज को बचा रही है, यहाँ लैक्टिक एसिड का रिलीज बचा रही है, और इनफिल्ट्रेशन ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट को भी बचा रही है, और एंडोमेथासिन यू नो के एनसेड है और ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को बेसिकली इनहिबिट करती है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग मैं आपको वो लिपिन कॉट वाली पिक्चर भी दिखाती हूँ ताकि आपको ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आ सके। जी, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आप अपने पास लिपिन कॉट में भी देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो कैसे रहा है। ये देखो, ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अगर जमा होना शुरू हो जाएंगे, ये न्यूट्रोफिल है जो हमने कहा कि फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करेंगे, और ये न्यूट्रोफिल्स आप देखें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे लाइसोसोम रिलीज करते हैं और इसको फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करेंगे, फेगोसाइटोसिस ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल बाय न्यूट्रोफिल। और यहाँ पर जब ये फेगोसाइटोसिस होगा तो क्या होगा कि ये देखें कि ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होंगे और दूसरे जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो रिलीज होंगे, और रिलीज होने के बाद वो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि लाइसोसोम रैप्चर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉलोड बाय डेथ ऑफ फेगोसाइट एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और जिसकी वजह से ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, अब ये समझ आ गया बच्चों। तो ये है कि किस तरह यूरिक एसिड अगर एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रहे हैं तो फिर कैसे ग्रेन्यूलोसाइड यानी जो न्यूट्रोफिल्स की मैं बात कर रही हूँ उनकी कैसे इन्फिल्ट्रेशन होगी, कैसे वो यूरिक एसिड को इनगल्फ करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज़ करेंगे, उनको रिलीज़ करने के बाद कैसे इन्फ्लेमेशन होगी ल्यूकोट्राइन्स और बाकी चीज़ों के रिलीज़ होने से। इज डैट क्लियर? तो यहाँ बच्चों तुम लोगों को पैथोफिजियोलॉजी समझ आ गई होगी। अब एक और चीज़ है फ्लेयर, गाउट फ्लेयर। Gout flare is an intensely painful and disabling inflammatory arthritis usually involving a single joint but occasionally involving two or more joints.
Common symptom of gout flare are intense joint pain that comes on suddenly, often in the middle of the night. Most commonly affect the big toe, can occur in other toe joint, एंकल, नी एंड मोर, और जॉइंट्स पे भी ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, आप देखें कि यूजुअली जो गाउटी फ्लेयर्स होते हैं ये तमाम उनकी साइट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है जो फर्स्ट एमटीपी है आपका, यानी मेटाटार्सोफिलेंजियल, ये जो इस जगह होती है ना आपका, यानी मेटाटार्सा और जो फिलेंजियल्स के दरमियान जो एरिया है, जो बोन्स होती है, 90% इंडिविजुअल्स को यहाँ पर फ्लेयर्स होते हैं। इसके अलावा ये एल्बो, बरसा, ठीक है, टेंडन्स, जॉइंट, रिस्ट, फिंगर, नी, इन तमाम एरियाज में भी बहुत पेनफुल होते हैं ये पेशेंट के लिए। ओके, इसके अलावा एक कंडीशन होती है टॉफ़ी। टॉफस इसका सिंगुलर है, टॉफ़ी प्लूरल है, और टॉफ़ी हम कहते हैं कि व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ द कंपाउंड विच आर नोन एज सोडियम यूरेट, मोनोहाइड्रेट और यूरिक एसिड, दे बिल्ड अप अराउंड द ज्वाइंट. टॉफ़ी ऑफन लुक्स लाइक swollen bulbous growth on joints जस्ट अंडर द स्किन। ठीक है, स्किन के अंडर बिल्कुल एक बल्बस, एक ग्रोथ, बल्ब की शक्ल के जैसे बल्ब्स होते हैं, इस तरह से उभरी हुई या आउट ग्रोथ्स बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि टॉफ़ी बन गए हैं। ठीक है, और इसकी एक बहुत पुरानी एक पेंटिंग भी बनाई हुई है किसी ने, जो मैं आपको इस दिखा भी दूंगी, इसमें मैं डाल नहीं सकी। आप अगर वैसे भी सर्च करेंगे नेट पे तो आपको वो एक बहुत पुरानी सी एक पेंटिंग है जिसमें फुट के ऊपर एक बहुत बड़ा सा बल्बस सी ग्रोथ हुई हुई है, जो कि टॉफ़ी है बेसिकली। ठीक है, तो 4 स्टेजेस की हमने बात की, जिसमें हाइपर यूरिसीमिया विदाउट एविडेंस ऑफ MSU क्या है, मोनोसोडियम यूरेट डिपोजिशन, क्रिस्टल डिपोजिशन होगी विद सिम्टोमेटिक गाउट, क्रिस्टल डिपोजिशन होगी विद एक्यूट गाउट फ्लेयर, और एडवांस्ड गाउट कैरेक्टराइज्ड बाय टॉफ़ी, क्रॉनिक गाउटी, आर्थराइटिस एंड इरोजन। सबसे एडवांस्ड पेनफुल फॉर्म जो है वो लास्ट वाली आ जाती है। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल लास्ट फॉर्म है जो मैंने पिक्चर स्टार्टिंग में भी डाली थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या सिचुएशन है, और अगर आप देखें यहाँ फुट में इसका एक्सरे, तो आप देखेंगे कि आपको बोनी डिस्ट्रक्शन नज़र आएगी यहाँ पर। ठीक है, डिफॉर्मिटीज होने लग जाती हैं टॉफ़ी के अंदर, और बोन जो है वो रप्चर होने लगती है एक्यूमुलेशन की वजह से। ठीक है बच्चों, आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स एक्यूट अटैक को टर्मिनेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंट रिकरेंस एंड रिवर्स द कॉम्प्लिकेशन, एड्रेस द कोमॉर्बिड कंडीशंस। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, अगर डायबिटीज़ है, हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरटेंशन है, उन सबको आप ट्रीट करें। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि हम लो करेंगे बिलो 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूरेट क्रिस्टल की डेपोजिशन को बचाने के लिए। अब आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो आप सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करें यूरिक एसिड की, और या फिर आप यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, एक्यूट गाउट के लिए आप जिन कंडीशंस पे जा सकते हैं, वो सबसे पहले आप उनको इन तमाम कंडीशंस को कोशिश करें कि बचाएं। अगर अल्कोहल कंजम्पशन है उसको रिमूव करें, कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिड का मसला है, डाइट रिच प्यूरिन लेते हैं ये पेशेंट, तो उनको अवॉइड करें। इसके अलावा आप NSAID, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉल्चिसिन दे सकते हैं, एंडोमेथासिन दे सकते हैं। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि एक्यूट है, तो आप इंट्रा यानी इनसाइड द जॉइंट आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक इंजेक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि इंजेक्शन पर ना ही जाना पड़े। तो एक्यूट गाउट के लिए उस वक्त आप लाजमी कंसीडर कर लेंगे बच्चों कि अगर मोर देन 2 अटैक पर ईयर आ रहे हैं, या उनको कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, किडनी स्टोन है, टॉफ़ी है किसी भी एरिया में, तो फिर आपने उसको मस्ट ट्रीट करना होता है। इज़ डैट क्लियर? ठीक है, और क्रॉनिक गाउट को आप कैसे ट्रीट करेंगे? क्रॉनिक है क्योंकि, तो आप यूरेट लोअरिंग थेरेपी यूज़ करें और कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने की कोशिश करें। इस सिलसिले में हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट हैं। या तो हम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लेते हैं। क्यों लेते हैं मैं आपको बताती हूँ अभी। ये बेसिकली सिंथेसिस को, हमने कहा ना कि या तो यूरिक एसिड की सिंथेसिस को कम करें, तो ये वो सिंथेसिस को कम करेंगे, और यूरिकोसोरिक यानी जो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम इन ड्रग्स को देखेंगे यहाँ पर। ये एक जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जितनी भी एंटी गाउट ड्रग्स हैं उनका। आप देखें कि डाइट से प्यूरिन आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड से भी प्रोटीन्स आ रहे हैं। प्यूरिन्स आर कन्वर्टेड इनटू हाइपोजेंथीन, हाइपोजेंथीन इज कन्वर्टेड इनटू जेंथीन,
ज़ैंथीन इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड, यूरेट बनता है, ठीक है। और यहाँ पर भी यानी हाइपोजैंथीन जब कन्वर्ट हो रहा है ज़ैंथीन में, और जब ज़ैंथीन कन्वर्ट हो रहा है यूरिक एसिड में, एंजाइम इज ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ठीक है। और आप देखें कि ये यूरेट के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगेंगे, यानी गाउट की कंडीशन बन जाएगी। और ये आप ग्लोमेरुलस से ये यूरिक एसिड जब फिल्टर होने लगेगा तो ये आगे जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा, और यहाँ से ये एक्सक्रीट आउट हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन उस वक्त होगा जब ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लग गए हैं, और जाहिर है कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, ग्रेन्यूलोसाइट्स यहाँ पर they will come into the action and they will phagocytose, they will initiate the inflammatory cascade जो हम पूरा पढ़ चुके हैं किस तरीके से वो ल्यूकोट्राइन्स, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स और ये तमाम एक्शन में आएंगे। अब जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं ना बच्चों, वो देखें कि कहाँ टारगेट कर सकती हैं। हमारे पास जो एजेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एलोप्यूरिनॉल एक ड्रग है, अभी हम पढ़ते हैं, वो इस ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम की इनहिबिटर है, इसको ब्लॉक करती है। क्या होगा, हाइपोजेंथीन से ज़ैंथीन नहीं बनेगा और ज़ैंथीन से यूरिक एसिड नहीं बनेगा। तो इस तरह आपने यूरिक एसिड की सिंथेसिस को डिक्रीज कर दिया बाय गिविंग allopurinol. By the administration of allopurinol, you are going to decrease the synthesis of uric acid. जबकि आप देखें कि प्रोबेनिसिड क्या करता है, और यहाँ हाई डोज पे आप सैलिसाइलेट भी ले सकते हैं, ये ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है यहाँ किसकी, यूरिक एसिड की, ये उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन वापस ब्लड में जाता है। और डायूरेटिक्स क्या कर रहे हैं, ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये उसको यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करेंगे। तो ये ड्रग्स जनरली इस तरह काम कर रही होती हैं। और ये वही बात है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में आपके पास एलोप्यूरिनॉल है, फेबोक्सोस्टैट है, यूरिकोसोरिक एजेंट्स में आपके पास प्रोबेनिसिड है। और ये वाले जो एजेंट्स हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम इनका देखते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा कि आप किस तरह से इनकी डोजिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम इन ट्रीटमेंट को सबसे पहले उन एजेंट्स पर जाने से पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग है, जब भी आप गाउट पढ़ो तो सबसे पहले आती है, वो है कॉल्चिसिन। सबसे पहले हम कॉल्चिसिन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो कॉल्चिसिन यू आर ऑल्सो अवेयर विद फार्माकोग्नोसी, रादर यू आर स्टडिंग इन द सेम सेमेस्टर 2। कॉल्चिसिन इज बेसिकली अ प्लांट एल्कोलॉइड and this is also used for acute gouty attack. Remember, this is not uricosuric, not analgesic, but it is effective and relieve the pain in case of acute attacks of the gout, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, कि ये ट्यूबुलिन से बाइंड करती है। यू नो कि ट्यूबुलिन एक माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन है और उसकी डीपॉलीमराइजेशन कर देती है। जब डीपॉलीमराइजेशन होगी तो सेलुलर फंक्शन जैसा कि मोबिलिटी ऑफ ग्रैन्युलोसाइट, दस वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जो माइग्रेशन हो रही होती है इन ग्रैन्युलोसाइट्स की, न्यूट्रोफिल्स की, वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कॉल्चिसिन ऑल्सो ब्लॉक द सेल डिवीजन बाय बाइंडिंग द माइटोटिक स्पिंडल, और इन तमाम चीज़ों को भी ये ब्लॉक करती है कॉल्चिसिन, जिसकी वजह से ये अपना इफेक्ट देती है, ठीक है। जो यहाँ मैंने एक फिगर में आपको यहाँ कॉल्चिसिन दिखाया भी था, ये देखिए इस पिक्चर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल्चिसिन, इसमें ये देखें कॉल्चिसिन ये इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स को भी ब्लॉक करती है, फ्री रेडिकल को भी बचाती है, लैक्टिक एसिड का रिलीज़, यानी ग्रैन्युलोसाइट से जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा होता है ना, वो रिलीज़ करती है, क्योंकि ये उनके ट्यूबुलिन से बाइंड करके, जो कि माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन है, डीपोलिमराइजेशन करवा देती है, और फिर आगे ये ग्रैन्युलोसाइट्स अपना काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूरिक एसिड का सिंथेसिस नहीं रोक रही, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन भी नहीं बढ़ा रही है, लेकिन ये उस इन्फ्लेमेटरी कैस्केड पे ज़रूर इफेक्ट डाल रही है और उस चीज़ को प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। तो कॉल्चिसिन एक्यूट अटैक्स में बहुत इफेक्टिव है। थेराप्यूटिक यूजेस आप इसके यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, और प्रोफाइलैक्टिक एजेंट भी है एक्यूट अटैक्स में, ये भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट एजेंट है बच्चों हमारे पास एलोप्यूरिनॉल, और एलोप्यूरिनॉल अभी मैंने आपको बताया ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, और जाहिर है कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जब ब्लॉक होगा तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। थेराप्यूटिक यूजेस आप पढ़ लें, यूरेट लोअरिंग थेरेपी में ये यूज़ हो रही होती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है वो फेबोक्सोस्टैट है। स्ट्रक्चरली तो ये एलोप्यूरिनॉल से अनरिलेटेड है, लेकिन इंडिकेशंस इसकी वही हैं,
और ड्रग इंटरेक्शन जो 6 मरकैप्टोप्यूरिन, एजाथायोप्राइन और थियोफाइलिन से हैं वो उसकी भी हैं, यानी एलोप्यूरिनॉल की भी वही हैं और फेबोक्सोस्टैट की भी वही हैं, ठीक है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं एलोप्यूरिनॉल से। और दूसरी बात ये कि फेबोक्सोस्टैट जो है सेम डिग्री ऑफ रीनल एलिमिनेशन डज नॉट हैव, इंपॉर्टेंट बात ये कि फेबोक्सोस्टैट डज नॉट हैव द सेम डिग्री ऑफ रीनल एलिमिनेशन एज एलोप्यूरिनॉल, ठीक है। इसीलिए जब वहाँ एलोप्यूरिनॉल को जब आप किसी किडनी पेशेंट में या जो किडनी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उनको देते हैं तो डोज एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। फेबोक्सोस्टैट के केस में आपको रीनल एडजस्टमेंट ज़रा कम करनी पड़ेगी क्योंकि ये रीनल एलिमिनेशन से इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात ये है कि आप लोगों ने एडवर्स इफेक्ट्स इन तमाम एजेंट्स के, तमाम क्या 3-4 ही तो एजेंट्स हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट मैंने मेंशन नहीं किए, ये ज़रूर आप लोगों ने याद कर लेने हैं। कैटजंग को फॉलो कर लो या लिपिनकॉर्ड से लिख लो, कैटजंग आई थिंक बेस्ट रहेगी, एडवर्स इफेक्ट उनके ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्रोबेनिसिड को आप देखिए कि प्रोबेनिसिड बेसिकली एक यूरिकोसूरिक ड्रग है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है और ये यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, ठीक है। कैसे? बाय इनहिबिटिंग द यूरेट एनाइन एक्सचेंजर इन प्रॉक्सिमल टिब्यूल दैट मीडिएट द यूरेट एब्जॉर्प्शन। एक्सचेंजर जो मौजूद होता है यूरेट का प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल ऑफ किडनी में, उसके साथ बाइंड करके यूरेट का रीअब्जॉर्प्शन रोकता है, यानी जो चीज़ रीअब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो फिर यूरिन का पार्ट बनेगी और उसकी एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी, ठीक है। और प्रोबेनिसिड की एक ख़ास बात ये भी है जो मैंने तुम लोगों को लास्ट ईयर भी पढ़ाई थी कि ये ब्लॉक कर देता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन को। और हम अक्सर जो बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स है ना, क्योंकि पेनिसिलिन क्या है, बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक है ना, अक्सर हम क्या करते हैं कि समटाइम उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी देते हैं क्योंकि ये उसकी सिक्रीशन को ब्लॉक कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर सिक्रीशन ब्लॉक हो रही है तो वो यूरिन में नहीं आ रहा, डेट विल रिमेन इनटू द ब्लड ना। जो चीज़ रीअब्जॉर्ब होती है वो ब्लड का पार्ट बन जाती है, जो चीज़ सीक्रीट होती है वो यूरिन का पार्ट बन जाती है, ये तो पता है ना आप लोगों का, ओके। और मेथोट्रेक्सेट की एक्सक्रीशन को भी ये इनहिबिट करती है। अच्छा, एक और ड्रग हमारे पास है जो कि रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है एक एंजाइम यूरिकेस की और उसका नाम है पेग्लोटिकेस। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जो अदर मैमल्स हैं उनमें यूरिकेस के नाम से एक एंजाइम होता है जो यूरिक एसिड को सॉल्युबल फॉर्म यानी एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देता है। उसी को देखते हुए हमने रिकॉम्बिनेंट फॉर्म बनाई है एंजाइम की और इसको यूज़ करके हम यूरिक एसिड को वाटर सॉल्युबल एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। और ये उन पेशेंट्स ऑफ गाउट में इंडिकेटेड है जिनका ट्रीटमेंट फेल हो जाए विद स्टैंडर्ड थेरेपी सच एज ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट इसके भी ज़रूर याद रख लीजिएगा, आईवी इन्फ्यूजन से देते हैं। और आपके पास अब समरी आती है गाउट प्रिवेंशन की कि हाई लाइक्लीहुड होती है इसकी करेंस की, गाउट की। आप क्या करेंगे? एलिमिनेट एक्सेस बॉडी यूरेट टू प्रिवेंट द क्रॉनिक डिस्ट्रक्टिव चेंजेस। कॉल्चिसिन यूरिकोसोरिक नहीं है, रिमेंबर। नो प्रोफाइलेक्सिस विदाउट यूरेट लोअरिंग थेरेपी, ऐसी प्रोफाइलेक्सिस पे नहीं जाएं अंटिल एंड अनलेस आपको यूरेट को तो कम करना ही करना है। यू मस्ट हैव टू डिक्रीज द लेवल्स ऑफ द यूरेट, ठीक है। और रिस्क फैक्टर जैसे ड्रग्स, डाइट, कोई बहुत हाई प्यूरिन डाइट ले रहा है, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कोमॉर्बिडिटीज़, तो उन तमाम एजेंट्स को आपने ज़रूर मैनेज करना है। एलोप्यूरिनॉल ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है, आप इसको स्लो स्टार्ट करें और स्टार्ट लो गो स्लो, लो डोजेस में स्टार्ट करें, स्लो स्लो जाएं एंड देन मे हैव टू पुश डोज टू अटेन द कंट्रोल। आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी डोज को बचाएं क्योंकि देखो मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया कि इनिशियल लेवल्स पे जब आप ड्रग्स देते हैं तो यूरिक एसिड के लेवल्स ब्लड में बहुत अल्टर होने जा रहे होते हैं, इंक्रीज़ हुए हुए एकदम, फिर वो डिक्रीज़ हो रहे हैं एकदम ड्रग से, तो एक्यूट गाउटी अटैक के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको ड्रग्स को बहुत ही एहतियात से यहाँ पर देना होता है, ठीक है, गाउट के केसेस में। तो आई होप सो बच्चों कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। फिर भी तुम लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरेक्टिव सेशंस के लिए ज़रूर नोट करके रख लेना। आई विल डिस्कस विद यू इंशाल्लाह ताला। एंड गुड लक फॉर योर सेमेस्टर। होपफुली कि ये कोविड की सिचुएशन में
आप लोगों को ये ऑनलाइन क्लासेस और जो हमदर्द यूनिवर्सिटी ने एलएमएस से स्टार्ट किया था, इसमें भी बहुत समझ आई होगी। मैंने अपने तौर पर बहुत बेस्ट मेहनत की कि तुम लोगों को उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है, इन केस कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हमेशा मैंने आपको आप लोगों के लिए अपना हर फॉरम, वेदर वो एलएमएस हो, मेरा मोबाइल फ़ोन हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो, वो चीज़ ओपन रखी है। इंटरेक्टिव सेशंस रखे हैं, फॉरम ओपन किया एलएमएस पे। कोई भी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हो वो आप ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। और अब क्योंकि तुम लोगों का लास्ट लेक्चर था, तो तुम लोग मुझे ज़रूर अपना फीडबैक देना और इस लेक्चर के कमेंट्स में ही दे देना, ठीक है, ताकि मुझे ये आइडिया हो कि वाकई तुम लोगों को मेरी मेहनत से कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, या जो लेक्चर्स तुम लोगों को इस तरीके से हमने डिलीवर किए वो वाकई तुम लोगों को सीखने में कुछ पता चला या नहीं। सेमेस्टर जब स्टार्ट हुआ, सीएनएस फार्माकोलॉजी आप लोगों ने नहीं पढ़ी थी, अब जब सेमेस्टर का एंड आ गया है, क्या आप लोगों ने कुछ गेन किया इस मुश्किल वक्त में भी? क्या आप लोगों ने ये ऑनलाइन से, एलएमएस से जो हम लोगों ने मेहनत की उसका आप लोगों को फ़ायदा हुआ? मैं आप लोगों का वेट करूँगी, मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम बच्चों। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।